Hello everyone, I hope you are doing well. I am Harshit and welcome to the channel. इस चैनल में हम UGC नेट पेपर 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अगर आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इस सेशन में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में भी आज हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस करेंगे। ये यूजीसी नेट के टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट के पार्ट है एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग के अंडर आता है। तो आज चलिए प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बेसिकली होते क्या हैं? हमें पता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन होता है एंड उस इंटरेक्शन से टीचर जो है वो लर्नर के बिहेवियर में चेंजेस लाता है। तो ये प्रोसेस बहुत प्लानिंग रिक्वायर करता है एंड ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए टीचिंग को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है वो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो टीचिंग को एडमिनिस्टर करते हैं। ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं टीचिंग प्रोसेस को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाने में। जब टीचिंग प्रोसेस एफिशिएंट और इफेक्टिव बनेगा तब ऐसी कंडीशंस डेवलप होंगी जो लर्निंग को सपोर्ट करेंगे। तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग करते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग किस लिए यूज़ हो रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड दूसरा है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बेसिकली माइंड से रिलेटेड है, स्टूडेंट के लर्नर के इमोशन से रिलेटेड है एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एक जनरल रूल्स हैं जो दिए गए हैं। तो आज हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद रियल लाइफ। ये जो प्रिंसिपल है टीचिंग का ये कहता है कि टीचर को यदि क्लास में पढ़ाना है, लर्नर को पढ़ाना है, तो इट वुड बी बेटर कि वो जो क्लास में एग्जाम्पल्स दे रहा है वो लर्नर की लाइफ से लिंक करके एग्जाम्पल्स दे। अगर लर्नर की लाइफ से एग्जाम्पल्स लिंक्ड होंगे तो लर्नर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा टॉपिक में एंड मोटिवेटेड रहेगा लर्निंग के लिए। तो ये कहता है कि लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद द लाइफ ऑफ द लर्नर एंड इवन द टीचर एंड यहाँ पे आप रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हो ताकि जो लर्नर है वो चीज़ों को परमानेंटली रिमेंबर कर सके। अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, जब बचपन में आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, स्पेशली जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आती हैं, आप अगर उनको रिमेंबर करते हैं तो वहाँ पे कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में एक स्टोरी होती थी एंड फाइनली वो जो स्टोरी है, जो रियल लाइफ सिचुएशन है, उसको जो आप आगे पढ़ने वाले हो उससे लिंक किया जाता था। तो ऐसे जब आप पढ़ते थे तो आप स्टार्टिंग में ही जो पढ़ने वाले हैं उससे इन्वेस्ट हो जाते थे। इसीलिए जो है ये प्रिंसिपल यही कह रहा है कि आप अगर रियल लाइफ से लिंक करेंगे तो जो लर्नर है वो इंटरेस्टेड रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा एंड लर्निंग परमानेंट रहेगी उसके माइंड में। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। देखिए टीचिंग जो है हमने डिस्कस किया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसीलिए जो टीचिंग है वो काफ़ी, उसको सिस्टमैटिक प्रोसेस भी कहा जाता है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी भी कहा जाता है। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि चीज़ों को प्लान किया जाए। अगर जो टीचर है उसने चीज़ों को प्लान किया है तो बीच में कोई अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हो गई या कोई चैलेंज आ गया तो उसके लिए जो टीचर है वो प्रिपेयर कर सकता है। तो प्लानिंग फेज में ही टीचर कुछ समय या कुछ सिचुएशन जो आ सकती है उसके लिए ऑलरेडी प्लान चीज़ें करके रख सकता है। अगर टीचिंग सही तरीके से प्लान होगी तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने का मतलब है कि जो लर्निंग आउटकम है, जो बिहेवियर का चेंज हो रहा है लर्नर में, बिहेवियर चेंज जो है लर्नर का वो हो जाएगा अगर आपने ठीक से टीचिंग को प्लान किया है। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी लेसन को प्लान करें तो आपको चेंज के लिए स्कोप छोड़ना चाहिए, whenever it is required and wherever it is required। टीचिंग क्या है? ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को जो क्लासरूम में आ जाएं उसको मीट कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि अभी बहुत सारी जगह पे ऑफलाइन लेक्चर्स स्कूल्स में शुरू हो गए हैं, तो टीचर जो लेसन प्लान बनाएगा वो ऑफलाइन लेक्चर के हिसाब से बनाएगा। लेकिन कभी आगे जाके
सडनली ऑनलाइन लेक्चर पे ना शिफ्ट करना पड़े, उसके लिए टीचर को उस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए टीचर को एडजस्टमेंट्स अपने प्लान में करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जाम्पल, जिसमें आप ऑफलाइन लेक्चर के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हो, बट उसमें ऑनलाइन का ऑप्शन कभी अगर रिक्वायर्ड हुआ तो आप रखोगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल। ये क्या कहता है कि आप जो सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट सेलेक्ट कर रहे हैं टीचिंग के लिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए विद रेफरेंस टू आप कौन से ग्रेड को पढ़ा रहे हैं, माने कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपके स्टूडेंट का नेचर क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका जिस बैकग्राउंड से आता है वो क्या है, एंड जो कंटेंट है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो अगर आप सही स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, जो है ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव होंगे एंड जो लर्नर है उसका बिहेवियर मॉडिफाई होगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल। आपको स्टूडेंट से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनको टेक इनटू अकाउंट करना है स्टडी मटेरियल को सेलेक्ट करने के लिए, एंड राइट सिलेक्शन से आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन और डिवीजन में। ये क्या कहता है कि कंटेंट को आपको डिवाइड करना चाहिए अलग अलग स्टेप्स में या अलग अलग ग्रेड में, ताकि वो सिस्टमैटिक ऑर्डर में रहे। एंड इस सिस्टमैटिक ऑर्डर में भी ये कहता है कि इट शुड बी प्रेजेंटेड, जैसे आसान और सिंपल वाला पार्ट है वो पहले आए एंड डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट है वो बाद में आए। जो ये ग्रेडेशन है, ये पहले इजी आना एंड फिर डिफिकल्ट वाला पार्ट आना, ये स्टूडेंट में कंफ्यूजन को प्रिवेंट करता है एंड लर्निंग को ईजियर बनाता है। क्योंकि अगर इजी वाला पार्ट पहले आएगा तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहेगा एंड वो पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहेगा। हेंस आपको जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो आप कंटेंट को पढ़ा रहे हो उसको ग्रेड करना चाहिए एंड डिवाइड करना चाहिए ऐसे पार्ट्स में कि लर्नर को कंफ्यूजन ना हो एंड उसकी लर्निंग इजी हो जाए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में। देखिए, टीचिंग का अल्टीमेट जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छी सिटीजनरी बनानी है, आपको अच्छे नागरिक बनाने हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो यह प्रिंसिपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टीचिंग प्रोसेस में। यह प्रिंसिपल क्या कहता है, डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लर्नर को प्रोवाइड कर रहे हो एंड उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो यह स्टूडेंट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ये सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो टीचर है उसको भी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रखना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा लर्नर्स के साथ। यह डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है? लर्नर्स को पूरी पूरी लिबर्टी मिलनी चाहिए, पूरा पूरा फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो क्लास में क्वेश्चंस पूछ सके, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछ सके, जो आउट ऑफ सिलेबस हैं वो क्वेश्चंस भी पूछ सके। उसके जो क्वेश्चंस हैं, उसके जो डाउट्स हैं वो इमीडिएटली रिजॉल्व होने चाहिए एंड उनको ऐसे आपको एम्बोल्डन करना चाहिए, स्टूडेंट्स को ऐसा कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो खुद के ओपिनियंस बिना किसी डर रख सकें। जब ये सारा प्रोसेस होगा, स्टूडेंट को लिबर्टी होगी, फ्रीडम होगी क्वेश्चन करने के लिए, उनके डाउट सॉल्व होंगे, वो अपनी ओपिनियंस बिना किसी डर के फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो हम सही मायने में बोलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट हुआ है टीचिंग प्रोसेस में। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस एंड रेमेडियल ट्रेनिंग। ये क्या कहता है कि टीचिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स एनकाउंटर हो। तो यह प्रिंसिपल कहता है कि जब भी प्रॉब्लम्स एनकाउंटर हो, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उन प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करें टीचिंग के दौरान एंड रेमेडियल मेजर्स लें जब प्रॉब्लम को डायग्नोस कर दिया गया है। तो इसमें बेसिकली टीचर क्या करता है, वो फॉल्ट जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसको आइडेंटिफाई करता है एंड उसके बाद अरेंजमेंट करता है फॉर रेमेडियल क्लासेस, ताकि वो फॉल्ट ठीक हो जाए। रेमेडियल क्लासेस का मतलब ये एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकती हैं, इसको ब्रिज कोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि आप एक गैप को ब्रिज कर रहे हो, लर्निंग और स्टूडेंट अभी कहाँ पे है और वो कहाँ पे उसको लर्निंग में होना चाहिए, उसके बीच में एक गैप को ब्रिज कर रहे हो, तो इसे ब्रिज कोर्स भी कहते हैं।
तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं ताकि जो फॉल्ट आइडेंटिफाई हुआ है वो ठीक हो जाए, वो रेमेडी हो जाए। रेमेडी मतलब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में। देखिए, टीचिंग प्रोसेस सक्सेसफुली तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है अगर उसके वो टीचिंग लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंड्यूसिव माहौल हो, माने एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो। तो जो टीचिंग है वो लार्जली डिपेंड करती है क्लासरूम के एनवायरनमेंट में। ये एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? एक फिजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है कि क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पढ़ाने के लिए। ये एक इमोशनल एनवायरनमेंट भी होता है, जो हमने पढ़ा है कि एक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ा था ना, कि एक माहौल होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिना किसी डर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपनी ओपिनियंस रख सकते हैं। एंड एक सोशल एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्लासरूम में अलग अलग लोग होते हैं तो उनमें एक सोशल बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो अगर ऐसा एनवायरनमेंट है तो टीचिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, जहाँ पे क्या बोलते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट है, एंड एक सोशली स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट है। तो टीचर यहाँ पे क्या करता है, थ्रू हिज और हर टीचिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्लासरूम में, जिससे अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, टीचिंग इफेक्टिव रहेगी। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। ये हमें खुद भी पता है अपने एक्सपीरियंसेस से, जब हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें इमीडिएटली वो चीज़ें हमारे माइंड में रिटेन नहीं होती हैं। हमें बार बार उस चीज़ को रिपीट करना पड़ता है बाय ड्रिल्स, बाय रिवीजन, एंड तभी वो हमारे दिमाग में बैठती हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन जो है वो एक थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ लर्निंग था, जिसमें अलग अलग सब लॉज थे, जिसमें एक लॉ ऑफ एक्सरसाइज था। तो ये लॉ क्या कहता था कि नॉलेज को लॉन्ग टाइम तक के लिए रिटेन करने के लिए इसको बार बार रिवाइज करना चाहिए, इमीडिएटली रिवाइज करना चाहिए, एंड रिपीटेडली रिवाइज करना चाहिए। अगर बार बार ऐसे रिवीजन होएगा तो जो लर्निंग है वो परमानेंटली लर्नर के दिमाग में बैठ जाएगी, एंड लर्निंग जो का प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। तो आज हमने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस किया। अगले लेसन में हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि कुछ आप लर्निंग रिसोर्सेज में देखेंगे कि जनरल प्रिंसिपल के अंदर भी कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है, एंड साइकोलॉजिकल के अंदर भी कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है। तो मैं दोनों लेसन्स के थ्रू सारे जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है उनको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है या आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपके फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपसे फिर से मुलाकात होगी। अंटिल देन, थैंक यू।